हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कहानी मेरे आवाज़। आज की कहानी है गृह शोभा। कहानी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर दे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे ये लड़की पसंद है। राकेश के ये शब्द सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रामस्वरूप को ऐसा भान हुआ कि जैसे उनके तपते जीवन पर वर्षा की पहली फुहार पड़ गई हो। वह राकेश के दोनों हाथ थाम कर खुश होकर बोले, यकीन रखो बेटा, तुम्हें अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। मेरी सीमाएं करीब बाप की बेटी जरूर है, लेकिन तन और मन की बड़ी भली है। हमने खुद आधा पेट खाया है, पर उसे इंटर तक पढ़ाया है। घर के सारे कामकाज जानती है, तुम्हारे घर को सुखमय बना देगी। राकेश मुस्कुरा दिया। वह खुद जानता था कि सीमा का चंदनी सा झरता रूप उसके घर को उजाले से भर देगा। यहाँ उसे दहेज चाहे ना मिल रहा हो, लेकिन सोने की मूरत जैसी जीवन संगनी तो मिल रही थी। गरीब घर की बेटी होना राकेश की नजरों में कोई दोष ना था। वह जानता था कि गरीब बाप की बेटी खाते पीते ससुराल में पहुंचकर हमेशा खुश रहेगी। बड़े बाप की घमंडी बेटी के नखरे उठाना उस जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के बस के बाहर था। इसलिए उसने विवाह के लिए यहाँ निसंकोच होकर हाँ कर दी थी। इधर विवाह तय हुआ, उधर शहनाई बज उठी। आंखों में सतरंगी सपनों का इंद्रधनुष सजाए सीमा ससुराल पहुंची। ससुराल में सास ससुर ने उसे हाथों हाथ लिया। तीनों बेहाता नंदों ने भी उसे देखकर खुशी से फूले ना समाए। आस पड़ोस में धूम मच गई। बहू क्या है, चांद का टुकड़ा है, लगता है कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। के कानों तक यह प्रशंसा पहुंची तो इठलाते हुए बड़ी नंद से बोली, लोग ना जाने क्यों मेरे रूप की तारीफ करते हैं। कुछ भी तो खास नहीं है मुझ में। अपने परिवार में सबसे गई गुजरी हूँ। मेरी माँ तक अभी ऐसी खूबसूरत है कि हाथ लगाते मैली हो जाती। चारों बहनें ऐसी है कि जिन्हें देख लोग पलक झपकना तक भूल जाते हैं। विस्मय से बड़ी ननंद रश्मि की आंखें फैल गई। रह ना गया तो राकेश से पूछा उसने, क्या सचमुच सीमा का मायका इंद्रधनुष की परियों का अखाड़ा है? मैं समझा नहीं। वह कहती है कि अपने घर में सबसे गई गुजरी वही है। यदि यह सच है तो उसकी माँ और बहनें कितनी खूबसूरत होगी, मैं सोच नहीं पा रही। राकेश हंस दिया। अलहड़ सीमा की यहाँ आदत उसे बड़ी भाई। पगली कहीं की, उसने सोचा, जानबूझकर अपने आप को तुच्छ बता रही है। ऐसा रूप क्या कदम कदम पर बिखरा मिलता है? उस घर में ही क्या पूरे नगर में ऐसा रूप दिया लेकर ढूंढने से नहीं मिलेगा। पर 2-4 दिन में ही राकेश समझ गया कि जिसे वहाँ नवेली सीमा की अलहड़ अदा समझ रहा था, वहाँ उसका मायके के प्रति अतिशय मोह है। रूप ही क्या, धन वैभव किसी भी क्षेत्र में वहाँ अपने मायके को छोटा नहीं बताना चाहती थी। लड़कियों में पिता के घर के प्रति कैसा उत्कट मोह होता है, इसे 3 बहनों का भाई राकेश अच्छी तरह जानता था। परंतु इस मोह का यह मतलब तो नहीं कि रात को दिन और सया को सफेद घोषित कर दिया जाए। जल्दी ही सीमा की बढ़ चढ़कर कही जाने वाली बातें उसमें खींच उत्पन्न करने लगी। रिश्तेदारों की भीड़ खत्म होते ही एक दिन वहाँ माँ के कहने से सीमा को सिनेमा दिखाने ले गया। फिल्म अच्छी थी, देखकर पैसे वसूल हो गए। लौटते समय एक रेस्टोरेंट में उसने सीमा को शीतल पेय भी पिलाया। उमंग और उत्साह से भरे वे दोनों गली में घुसे ही थे कि पड़ोस की नीता सामने पड़ गई। सजी धजी सीमा को देख उत्सुकता स्वर में पूछने लगी, कहाँ से आ रही हो भाभी? शायद सिनेमा देखने गई थी। उत्तर में स्वीकृति सूचक हाँ कहकर भी काम चलाया जा सकता था, लेकिन सीमा बीच रास्ते में ठहर कर कहने लगी, सिनेमा देखने ही गए थे, लेकिन भीड़ भाड़ में मजा किरकिरा हो गया। हमारे मायके में तो बाबूजी नई फिल्म लगते ही पहले से आरक्षण करवा देते थे। बस हठाट से गए और फिल्म देखकर आए। लाइन में लगकर भीड़ के धक्के खाने की कोई मुसीबत नहीं उठानी पड़ती थी। राकेश कोई चुपती बात कहने वाला ही था, पर चुप रह गया। इतना ही बोला, रास्ते में ही सारी बातें कर लोगी क्या? कुछ घर के लिए भी छोड़ दो। सीमा हंस दी तो स्वर की मधुरता ने राकेश का क्रोध उतार दिया। पर यहाँ तो रोज की बात बन चुकी थी। दूसरे दिन राकेश दफ्तर जाने की हड़बड़ी में था। मेरा खाना परोस दो माँ, 9:15 बज चुके हैं। माँ ने रसोई में जाकर खाना बनाती सीमा से पूछा, दाल और सब्जी बन चुकी है क्या? तवा चढ़ाकर रोटी सेक दो। अभी केवल सब्जी बनी है, सिर उठाकर सीमा ने उत्तर दिया। माँ बाहर निकलकर अफराधी स्वर में बोली, जाड़े के दिन भी कितने छोटे होते हैं। चाय पानी निपटता नहीं कि दोपहर का समय हो जाता है।
इस समय सिर्फ सब्जी तैयार हो पाई है। कोई बात नहीं, बाल काटते हुए राकेश सहज भाव से बोला। माँ निश्चित होकर थाली लगाने चल दी। सीमा रोटी बेलते बेलते हाथ रोक कर कहने लगी, हमारे घर में तो कोई एक सब्जी से नहीं खा सकता जब तक थाली में 4-5 चीजें ना हो। खाने वालों के मुंह ही सीधे नहीं होते हैं। राकेश कब आकर माँ के पीछे खड़ा हो गया था सीमा नहीं जान पाई थी। वह कुछ और बोलने ही जा रही थी कि किंचित रूखे स्वर में राकेश ने डांट दिया, तुम्हारे पीहर में 56 व्यंजनों का थाल रहता होगा। हम गरीब आदमी एक ही सब्जी से रोटी खा लेते हैं। बातें बंद करो, रोटी सेको। सीमा संकुचित हो उठी, चुपचाप रोटी बेलने लगी। पर शाम को दफ्तर से लौटने पर राकेश ने उसे बड़े मनोयोग्य से बातें करते पाया। वह माँ के सर में तेल डालते हुए बोलती जा रही थी, मेरी यहाँ साड़ी 250 रुपये की है। असल में बाबूजी को साधारण कपड़ा पसंद नहीं आता। घर के कामकाज में भी माँ अपना 200 से कम की साड़ी नहीं पहनती, भले ही उसमें 50 पैबंद लगे हो। जवाब को रोकते रोकते भी भीतर आते हुए राकेश के मुंह से निकल पड़ा। सीमा सन रह गई। उसकी सीप जैसी आंखों में मोती डबडबा आए। माँ ने झिड़का, तू कमरे में जा, तुझसे तो कुछ नहीं कह रही है। वह बेकार में सारा दिन बेचारी को रुलाता जा रहा है। राकेश को भी पछतावा हुआ। सुबह तो डांट कर गया ही था, आते ही फिर ताना दे दिया। लेकिन मन ने कहा, वहाँ भी इतना झूठ क्यों बोलती है, उसे तो सोच समझकर बात करनी चाहिए। लेकिन सोच समझकर बात करना शायद सीमा से हो ही नहीं सकता था। हर बात में वहाँ अपने मायके की श्रेष्ठता सिद्ध करने पर तुल जाती थी। उसकी ये बातें राकेश को जहर बुझे तीर जैसे लगती थी। उस दिन फिर ऐसा ही मौका उपस्थित हो गया। माँ बेसन के लड्डू बना रही थी। राकेश को बेसन के लड्डू बड़े पसंद थे, इसलिए माँ अक्सर इन्हें घर पर बनाती थी। सीमा पास बैठे काम में हाथ बटा रही थी। अचानक माँ के मुंह से निकल पड़ा, क्यों बहू, लड्डुओं में घी तो कम नहीं है? तुम्हें लड्डू बांधने में दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? शिवा ने माथे पर बिखर आई एक नटखट लट को पीछे झटकते हुए जवाब दिया, नहीं, घी तो ठीक है। वैसे घी खाने का भी कुछ लोगों को बेहद शौक होता है। मेरे पिताजी दाल, साग, रोटी सब में इतना घी इस्तेमाल करते हैं कि खाने के बाद थाली कटोरे में घी ही घी नजर आता है। असल में यहाँ हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। खाने को मिल भी जाए तो पचा कितने पाते हैं। राकेश कब कमरे से निकलकर आंगन में आ गया है और इस बात को सुन रहा है। सीमा जान नहीं पाई, परंतु अचानक भूचाल आ गया। शायद कई महीनों से सुनते सुनते सब्र का बांध टूट चुका था। शायद कई बार इशारों इशारों में रोकने पर भी सीमा नहीं मानती थी। शायद इतना बड़ा झूठ सहन करना राकेश के लिए असंभव था। अचानक ना जाने क्या हुआ, वहाँ गरज कर बोला, तुम्हारे पीहर में घी दूध की नदियां बह रही है ना? इस गरीब आदमी के घर में तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। जाओ अपने बाप के घर रहो जाकर। माँ घबरा उठी। सीमा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। उसकी आंखें भीग आई थी, लेकिन क्रोध से कांपते राकेश ने हुक्म दिया, अभी और इसी वक्त तुम्हें अपने मायके जाना है। उठो, अपनी अटैची लेकर मेरे साथ चलो। सीमा रो पड़ी। माँ की हिम्मत न पड़ी कि बीच बचाव कर सके। उसे से उफनाता राकेश घर से निकला और 10 मिनट में रिक्शा लेकर आ पहुंचा। तुम उठी नहीं? अग्नि दृष्टि से सीमा को घूरते हुए इस प्रकार कहा उसने कि सीमा थरथरा उठी। यह जलती हुई निगाह तब तक सीमा पर टिकी रही जब तक वहां अटैची में कुछ कपड़े रखकर उसके साथ नहीं चल दी। 6 महीने बीत गए, ना राकेश सीमा को लाने गया, ना उसकी खुद आने की हिम्मत पड़ी। किंतु जैसे जैसे दिन बीत रहे थे राकेश उद्विग्न होता जा रहा था। भोली प्रिया की चंपाई देह उसकी रातों की नींद चुराने लगी थी। उसे अपने क्रोध पर क्रोध आता, क्यों इस तरह वह एकदम उसे मायके छोड़ आया। पिता के बंद दरवाजे पर खड़े होकर अंतिम बार जिस करुणा दृष्टि से सीमा ने देखा था, उसे वह चाह कर भी भूल नहीं पा रहा था। किंतु अब खुद ही जाकर सीमा को ले आना भी स्वाभिमान के खिलाफ महसूस हो रहा था। राकेश की मुश्किल आखिर एक दिन माँ ने ही हल कर दी। उसे हुक्म देते हुए बोली, सुनो राकेश, आज ही जाकर बहू को ले आओ। बेचारी सारा दिन इतनी मीठी मीठी बातें किया करती थी। राकेश ने ऐसा जतलाया जैसे अनिच्छा होते हुए भी वहाँ केवल माँ के आदेश का पालन करने के लिए सीमा को ले आने जा रहा है। उसे अचानक आया देखकर ससुराल में चहल पहल मच गई। 4 छोटे सालियां इर्द गिर्द मंडराने लगी। मीठी लाज भरी मुस्कुराहट लिए सीमा देहरी पर खड़े होकर अपने पांव के अंगूठे से
धरती कुरेदने लगी। राम स्वरूप घर पर ना थे। सीमा की माँ चाय का प्याला लाकर थमाते हुए बोली, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई बेटा। राकेश ने अबूझ भाव से निगाह उठाई। सीमा तुरंत बोल पड़ी, तुम्हें 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पर जाना था ना, इसलिए तुम मुझे जल्दी जल्दी में यहाँ छोड़ गए, रुके तक नहीं थे। अरे हाँ, वहाँ हो गई है। राकेश मुस्कुरा दिया। साथ हाथ का पंखा लेकर पास बैठे हुए बोली, तुमने इस लड़की का दिमाग बिगाड़ दिया है बेटा। यहाँ हम गरीब आदमी ठहरे, तुमने इसमें कुछ ही महीनों में शहजादियों जैसी नज़ाकत भर दी है। अब इसे फ्रिज और कूलर के बिना चैन नहीं पड़ता है। पर कूलर और फ्रिज तो, राकेश ने कहना चाहा कि सीमा बीच में ही बोल पड़ी, माँ और बाबूजी ने गर्मियों की मेरी परेशानी का विचार करके जाड़े में ही फ्रिज और कूलर खरीद लिया था। वही बात मैंने इन लोगों को बतला दी है। राकेश के मन में अपनी मासूम दुल्हन के लिए ढेर सा प्यार उमड़ आया। मायके की तारीफ यहाँ हमें छोटा दिखाने के लिए नहीं करती थी, ससुराल की प्रशंसा में भी जमीन आसमान एक किए रही है। उसी दिन सीमा को लेकर राकेश लौट आया। रात के एकांत में कमरे में प्रिया के चीबुक को उठाते हुए हंसकर उसने पूछा, क्यों जी, कहाँ है तुम्हारा कूलर और फ्रिज? मुझे तो इस कमरे में बिजली का पंखा ही नजर आ रहा है। सीमा की कमजोर आंखों में मोती झिलमिल उठे। राकेश ने लाड से उसका सिर अपने कंधे पर टिकाते हुए कहा, बस अब बहुत हो चुकी मायके और ससुराल की तारीफ। ठीक है, दोनों जगह की इज्जत रखना तुम्हें अच्छा लगता है, पर इतना बढ़ चढ़कर भी ना बोलो जो यदि जाहिर हो जाए तो जग हंसाई हो। सीमा की आंखों से आंसू पोंछ दिए उसने। बस रोना बंद, अब हंस दो। सीमा मुस्कुराई। उसके गालों के गड्ढे में राकेश का चित जा फंसा। सुबह सास बहू चाय की तैयारी कर रहे थे। राकेश ने माँ को कहते सुना, आज चाय के साथ कोई नाश्ता नहीं है, खाली चाय सबको कैसे दी जाए। पहले की सीमा होती तो टेप रिकॉर्ड की तरह बजने लगती हमारे यहाँ तो, पर आज वहाँ मधुर स्वर में बोल पड़ी, रात की रोटियां बची है माँ, उन्हें मैं माहिन करके कढ़ाई में तल देती हूँ। नमक मिलाने से बढ़िया सी दालमूट तैयार हो जाएगी, बासी रोटियों का सदुपयोग भी हो जाएगा। राकेश गुस्ल खाने में मुंह धोते हुए मुस्कुरा पड़ा। वह मन ही मन बोला, कल तक तुम चांद थी, आज निष्कलंक चांद हो। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर देना।